हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं द किंक्ड डिमांड मॉडल स्वीजीज नॉन कोलिसिव स्टेबल इक्विलिब्रियम। हम ओलिगोपोली का बहुत ही पॉपुलर मॉडल कर रहे हैं, किंक्ड डिमांड मॉडल। ये नॉन कोलिसिव ओलिगोपोली का केस है। पहले हम ओलिगोपोली को समझते हैं, फिर नॉन कोलिसिव ओलिगोपोली को। ओलिगोपोली वो मार्केट स्ट्रक्चर की फॉर्म है जहां पर नंबर ऑफ सेलर्स कम होते हैं, फ्यू नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, लेकिन उनमें कंपटीशन जो होता है वो बहुत अधिक होता है। फर्म्स एक दूसरे के एक्शंस को बहुत ध्यान से, एक्शंस क्या हो सकते हैं जो उनके प्राइस और आउटपुट से संबंधित निर्णय होते हैं, उनको बहुत कीनली ऑब्जर्व करती हैं और एक दूसरे के अकॉर्डिंग अपने निर्णय लेती हैं। तो यहाँ पर कंपटीशन बहुत अधिक होता है ओलिगोपोली में। दो प्रकार की ओलिगोपोली के मॉडल हो सकते हैं, कोल्यूसिव ओलिगोपोली के और नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली। नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली का मीनिंग है कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है फर्म्स के बीच में, ना ही कोई गठबंधन हो रखा है, तब भी कैसे स्टेबल इक्विलिब्रियम प्राप्त हो सकता है ये बताया है पॉल स्वीजी ने। किसकी हेल्प से? किंक्ड डिमांड की हेल्प से, कि यहाँ पर जो डिमांड कर्व है वो किंक्ड है, उसकी हेल्प से उन्होंने ये बात बताई है कि नॉन कोलिसिव ओलिगोपोली में भी कैसे स्टेबल इक्विलिब्रियम हो सकता है। ये जो किंक्ड डिमांड कर्व है सबसे पहले चैम्बरलिन ने दिया। और कैसे दिया? जब एक फर्म का इंडिविजुअल डिमांड कर्व और उसका मार्केट शेयर डिमांड कर्व दोनों इंटरसेक्ट करते हैं तो एक शार्प कॉर्नर क्रिएट होता है जिसको हम कहते हैं किंक्ड डिमांड कर्व। और चैम्बरलिन ने इसको फर्दर एनालिसिस में इस्तेमाल नहीं किया। उसके बाद 1939 में हॉल एंड हिच ने अपने फेमस आर्टिकल प्राइस थ्योरी एंड बिजनेस बिहेवियर में इस प्रकार के डिमांड कर्व का इस्तेमाल किया, किंक्ड डिमांड कर्व का, लेकिन वो कोई एनालिसिस का टूल नहीं था जिसकी हेल्प से प्राइस और आउटपुट डिसाइड हो सके, क्योंकि जो हमारे मॉडल्स होते हैं वो हमें यही बताते हैं कि प्राइस और आउटपुट कैसे निर्धारित होती है। तो उन्होंने किंक्ड डिमांड कर्व का इस्तेमाल ये बात ना बताते हुए क्या बात बताई कि जो एक बार प्राइस डिसाइड हो जाता है तो वो किस बेस पे, एवरेज कॉस्ट प्रिंसिपल के आधार पर अगर एक बार प्राइस तय हो जाता है तो वो कैसे बना रहता है, वो स्टिकी कैसे हो जाता है, उसमें कोई परिवर्तन क्यों नहीं होता है। तो जो हॉल एंड हिच ने किंक्ड डिमांड कर्व का इस्तेमाल किया वो प्राइस की स्टिकीनेस को बताने के लिए किया, ना कि प्राइस एंड आउटपुट का डिसीजन कैसे होता है ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट में उसको बताने के लिए। उन्होंने प्राइस की स्टिकीनेस बताने के लिए किंक्ड डिमांड कर्व का इस्तेमाल किया, ना कि प्राइस और आउटपुट डिटर्मिनेशन को बताने के लिए। प्राइस और आउटपुट डिटर्मिनेशन को उन्होंने नहीं बताया। फिर पॉल स्वीजी ने 1939 में ही उनका जो पेपर है डिमांड अंडर कंडीशंस ऑफ ओलिगोपोली में इस डिमांड कर्व का इस्तेमाल किया एज ऑपरेशनल टूल, और उसकी हेल्प से बताया कि ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट में कैसे किंक्ड डिमांड कर्व की हेल्प से इक्विलिब्रियम प्राप्त किया जा सकता है। यहां पर मैंने दो बुक्स का इस्तेमाल किया है। एक बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स की कोर्ट्सियानिस की बुक और दूसरी है माइक्रो इकोनॉमिक्स की टी.आर. जैन की बुक। तो इस प्रकार से आप बेहतर बता सकते हैं अगर इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। ये हमने बताया कि ये जो मॉडल है ये नॉन कोलिसिव ओलिगोपोली का मॉडल है। इस मॉडल की क्या अजम्पशंस हैं? एक तो इसको प्राइस रिजिडिटी का मॉडल भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे किंग की डिमांड का होता है। तो ये हम बता चुके हैं कि 1939 में पॉल स्वीजी ने इस डिमांड कर्व की हेल्प ली इक्विलिब्रियम बताने के लिए। यहाँ पर जो अजम्पशंस हैं यही आधार हैं इस एनालिसिस को एक्सप्लेन करने का। यहाँ पर क्या बताया गया है, हम एक फर्म की बात कर रहे हैं कि वो अपने प्राइस और आउटपुट के डिसीजन कैसे लेती है और उस फर्म के निर्णयों का बाकी फर्म्स कैसे अपने निर्णय जो है उनके वो प्रभावित होते हैं। तो उसकी हम बात करेंगे। एक फर्म का हम जो है कर्व जो बनाएंगे, फिगर जो बनाएंगे, डिमांड कर्व और फिगर,
उसी की हेल्प से हम बाकियों पर भी क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी बात बता रहे हैं। अगर एक फर्म अपना प्राइस रिड्यूस करती है तो बाकी फर्म्स उसको फॉलो कर लेती हैं। इन दो पॉइंट्स को आपने याद रखना है, इसी के आधार पर ही हम आगे समझ सकते हैं। अगर एक फर्म अपना प्राइस कम करती है तो बाकी फर्म्स भी अपने अपने प्राइस कम कर लेती हैं, और अगर एक फर्म अपना प्राइस इंक्रीज करती है तो बाकी फर्म्स अपना प्राइस इंक्रीज नहीं करती हैं। प्राइस डिक्रीज करती है फर्म तो बाकी फर्म्स उसको फॉलो कर लेती हैं। अगर एक फर्म प्राइस इंक्रीज करती है तो बाकी फर्म्स उसको फॉलो नहीं करती हैं। और जो प्राइस है वो एस्टेब्लिश्ड प्राइस है, पहले से ही प्रिवेलिंग प्राइस है। जिस प्राइस की हम बात कर रहे हैं, जिस प्राइस की रिजिडिटी की बात हम कर रहे हैं कि वो प्राइस में परिवर्तन क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? अगर फर्म प्राइस कम करेगी तो बाकी भी उसको फॉलो कर लेंगी, अगर फर्म प्राइस इंक्रीज करेगी तो बाकी उसको फॉलो नहीं करेंगी। तो प्राइस को परिवर्तित करना उस फर्म के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, इसलिए वो फर्म प्राइस चेंज नहीं करती है और बाकी फर्म्स भी प्राइस चेंज नहीं करती हैं। तो सभी फर्म्स एक ही प्राइस पर अपनी क्वांटिटी को निर्धारित करती रहती हैं। और जो मार्जिनल कॉस्ट है वो एमआर कर्व में गैप है, वहां से गुजर रही है। मार्जिनल कॉस्ट एमआर कर्व का जो गैप है वहां से गुजर रही है। तो ये अजम्पशंस ध्यान में रखते हुए हम इस मॉडल को डिस्कस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दो प्रकार के डिमांड कर्व हैं। एक पोर्शन देखिए, दो डिमांड कर्व हैं, उनका इंटरसेक्शन आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं। ये जो स्मॉल डी डिमांड कर्व है ये ज्यादा इलास्टिक डिमांड कर्व है, और इस पे जो प्राइस चेंज करने के निर्णय है उनको बाकी फर्म्स फॉलो नहीं करती है। और जो कैपिटल डी डिमांड कर्व है, इस पर जो प्राइस चेंज के निर्णय है उसको बाकी फर्म्स फॉलो कर लेती है। तो ऐसा है। अब ये जो इनका इस प्रकार से इंटरसेक्शन हुआ है, सिर्फ ये कॉन्टिन्यूअस जो डिमांड कर्व है उसको कंसीडर करना है। स्मॉल डी डिमांड कर्व का डीसी पोर्शन लेना है, और ये जो कैपिटल डी डिमांड कर्व है उसका सीडी पोर्शन लेना है। तो हम जिस हिस्से की बात करेंगे वो क्या है? स्मॉल डी से सी वाला पोर्शन और फिर सी से डी वाला पोर्शन, ये डिमांड कर्व हमारा होगा। इसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। आप ये वाला डायग्राम बनाइए, आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। वाई एक्सिस पर जैसे हम लेते हैं प्राइस है, एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी है। डिमांड कर्व आप सिर्फ इतना भी बना लेंगे, एक बार आप दोनों का इंटरसेक्शन करके बता देंगे कि इस प्रकार से दो प्रकार की इलास्टिसिटी वाले डिमांड कर्व का इंटरसेक्शन होता है। तो जो ये डॉटेड पोर्शन एक्सटेंड करा हुआ है ये ना भी बनाए यहाँ पर, एक बार बता दे जैसे हमने पहले डायग्राम में बता दिया। उसके बाद सिर्फ आप इतना डिमांड कर्व बनाएं, डीई कैपिटल डी, इतना डिमांड कर्व बनाएं। अब ये अगर हमारा डिमांड कर्व है तो इसके आधार पर जो डिमांड होता है वो एआर होता है, एवरेज रेवेन्यू। उसके बाद हम मार्जिनल रेवेन्यू बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिमांड कर्व के एआर के दो सेगमेंट हैं। तो ये जो स्मॉल डी और ई वाला सेगमेंट है उसके कोरिस्पोंडिंग में एमआर क्या बनेगा? स्मॉल डी ए, ये एमआर है इस सेगमेंट के लिए। और ये जो ईडी सेगमेंट है डिमांड कर्व का, उसके लिए एमआर कर्व क्या है? ये बी के बाद वाला पोर्शन। अब क्योंकि इन दोनों डिमांड कर्व की इलास्टिसिटी में अंतर है, इसी वजह से जो हमने अजम्पशन में लिया कि एमआर कर्व में गैप होता है। ये जो ए से बी तक का की जो रेंज है यहाँ पर गैप हो गया है, वो किसकी वजह से हो गया है? क्योंकि इन दोनों डिमांड कर्व की इलास्टिसिटी में अंतर है। ये अंतर जितना अधिक होगा उतना ही ये गैप बढ़ता जाएगा, अंतर कम होगा तो ये गैप कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें जब AR कर्व पता चल गया, जो डिमांड कर्व है वो AR है और ये इस प्रकार से MR है, तो अब हम बता सकते हैं कि अगर इसके बीच से कहीं मार्जिनल कॉस्ट गुजर रही है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा प्राइस और आउटपुट डिटर्मिनेशन के निश्चय पर, उसके निर्णय पर।
यहाँ पर एवरेज कॉस्ट नहीं बनाई गई है सिंप्लिसिटी के लिए। एवरेज कॉस्ट भी जो मार्जिनल रेवेन्यू के जो गैप का पोर्शन है वहीं से बनेंगी, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट अगर यहाँ से बना रहे हैं तो एवरेज कॉस्ट भी यहीं पे होंगी, उसका मिनिमम बिंदु से मार्जिनल कॉस्ट जो है उसको काटता हुआ जाता है। यहाँ सिंप्लिसिटी के लिए एवरेज कॉस्ट को नहीं बनाया गया है। यहाँ पर ये बात एक्सप्लेन करी गई है कि ये प्राइस क्यों डिसाइड हुआ। ये जो ई बिंदु के कॉरेस्पॉन्डेंस में प्राइस डिसाइड हो रखा है और इसी के कॉरेस्पॉन्डेंस में क्वांटिटी डिसाइड हो रखी है। जहां पर किंक है डिमांड कर्व में वहीं पर प्राइस डिसाइड हो रखा है और वहीं से एक्स एक्सिस की तरफ क्वांटिटी डिसाइड हो रखी है। इस बात को कैसे बता सकते हैं? देखिए, ई बिंदु से जो राइट वाला पोर्शन है, ई बिंदु से राइट वाला जो डिमांड कर्व है, उससे हमें क्या पता चलता है कि इस प्राइस से हम नीचे की बात कर रहे हैं, इस प्राइस से नीचे की बात कर रहे हैं। और इस वाले डिमांड कर्व पे क्या हमने बताया कि अगर फर्म इस बिंदु से नीचे प्राइस डिसाइड करती है, ये एक पर्टिकुलर फर्म की हम बात कर रहे हैं, बाकी उसको फॉलो कर रही हैं, क्योंकि एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस है। ऐसा नहीं है कि कोई प्राइस लीडर है और बाकी उसको फॉलो कर रही हैं। ये इस वजह से है क्योंकि एक दूसरे के निर्णयों से प्रभावित होती हैं फर्म्स। तो अगर ये फर्म अपना निर्णय लेती है प्राइस को कम करने का, प्राइस को अगर ये फर्म कम करती है, तो हम यहाँ पर मान लीजिए इस बिंदु की बात करें तो यहाँ पर प्राइस इसके कंपैरिजन में कम हो गया है, क्वांटिटी बढ़ गई है। तो अगर ये फर्म प्राइस कम कर रही है तो बाकी फर्म्स उसको फॉलो कर लेती हैं, वो भी अपना प्राइस कम कर लेती हैं। इस फर्म ने प्राइस कम क्यों किया था? ताकि इसका मार्केट शेयर बढ़ जाए। लेकिन अगर बाकी फर्म्स भी इस बात को फॉलो कर लेती हैं और बाकी फर्म्स भी अपना प्राइस कम कर लेती हैं, तो इस फर्म का मार्केट शेयर नहीं बढ़ पाता है, वो उतना ही बना रहता है। तो इस फर्म को कोई फायदा नहीं है इससे कम प्राइस डिसाइड करने का। इस ओपी प्राइस से कम प्राइस डिसाइड करने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि बाकी फर्म्स इस डिमांड कर्व के पोर्शन पर उसको फॉलो कर लेती हैं। अगर वो प्राइस कम करेगी तो बाकी भी प्राइस कम कर लेंगी, तो इस फर्म का मार्केट शेयर जो है वो नहीं बढ़ेगा। आप अब यहाँ पर तो देख के बता सकते हैं कि यहाँ पर उस पर्टिकुलर फर्म का प्राइस मान लीजिए ये इतना हो जाता है, ये पूरा हम वाई एक्सिस तक ड्रॉ कर लेंगे और ये क्वांटिटी जो है वो अधिक होगी। लेकिन जैसे ही बाकी फर्म्स भी अपना प्राइस कम कर लेंगी तो इसका मार्केट शेयर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि बाकियों ने भी अपना प्राइस कम कर लिया। तो जो डिमांड है वो सभी की एज इट इज बनी रहती है। और यहाँ पर भी हम ये बता सकते हैं जो उसकी क्वांटिटी इंक्रीज होने से जो टोटल रेवेन्यू बढ़ी है वो क्या हुई, कैसे कंपनसेट हो जाएगी, क्योंकि अधिक प्रोडक्शन करने के लिए लागतें भी अधिक लगानी पड़ेंगी। लागतें भी अधिक होंगी, रेवेन्यू भी अधिक होगी, लेकिन मार्केट शेयर जो है वो उतना ही बना रहेगा। और जितनी लागतें बढ़ी है उतनी रेवेन्यू बढ़ी है, तो उस फर्म को कोई भी लाभ नहीं है। तो वो फर्म क्या करेगी, इस प्राइस से चेंज नहीं करेगी। अगर इस ई बिंदु के हम लेफ्ट की बात करते हैं, इतने डिमांड कर्व के सेगमेंट की जो ई बिंदु से ऊपर है, ये इस वाले जो डॉटेड डिमांड कर्व का पोर्शन है इसको आप इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि ये हमें सिर्फ ये समझने में हेल्प कर रहा है कि दो प्रकार के डिमांड कर्व हैं, उनका इंटरसेक्शन है। अब हम फाइनली ये जो डार्क लाइन है उसकी ही बात कर रहे हैं, ये डिमांड कर्व है। इसके राइट की बात हमने कर ली है कि प्राइस कम करने का निर्णय कैसे प्रभावित करता है, उस फर्म को कोई लाभ नहीं होता है। अगर इसके लेफ्ट की बात करें, अगर फर्म प्राइस इंक्रीज करती है तो बाकी फर्म्स उसको फॉलो नहीं करती हैं, बाकी फर्म उसको फॉलो नहीं करती हैं। और ये डिमांड कर्व भी बहुत इलास्टिक है, प्राइस जरा सा इंक्रीज करते ही डिमांड जो है काफी कम हो जाती है। यहाँ इस सेगमेंट को भी आप बता सकते हैं कि ये कम इलास्टिक है, यहाँ पर ज्यादा प्राइस रिड्यूस करके कम डिमांड इंक्रीज की जा सकती है। और इसके ई बिंदु के लेफ्ट वाला जो डिमांड कर्व का सेगमेंट है वहां पर प्राइस जरा सा इंक्रीज करके क्या हो सकता है, उसका इम्पैक्ट डिमांड काफी कम हो सकती है।
तो यहाँ पर अगर एक फर्म प्राइस इंक्रीज करती है तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी और बाकी फर्म्स उसको फॉलो नहीं कर रही हैं, तो उसी फर्म को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि बाकियों की तो जो है प्राइस कीमत जो है वो कम है, तो कस्टमर्स उन्हीं का प्रोडक्ट खरीदेंगे, ना कि इस फर्म का। यहाँ पर ये अगर प्राइस इंक्रीज करती है और बाकी फर्म्स इस बात को फॉलो नहीं करती हैं, तो क्या होगा, इसका प्राइस अधिक हो जाएगा, बाकियों का कम हो जाएगा, तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस इंक्रीज होने की वजह से बाकियों की इंक्रीज हो जाएगी, इसकी डिक्रीज हो जाएगी, बाकियों की इंक्रीज हो जाएगी। तो इस फर्म को प्राइस इंक्रीज करने का निर्णय नहीं लेना है, ना ही है इसको प्राइस डिक्रीज करने के निर्णय से कोई लाभ हो रहा है, ना ही प्राइस इंक्रीज करने के निर्णय से कोई लाभ हो रहा है। तो प्राइस क्या बना रहता है, यहीं पे बना रहता है। एक तो ये पहलू है यहाँ पर जो हम डिमांड साइड की एक्सप्लेनेशन हम बता सकते हैं। अब दूसरी बात है हमारी सप्लाई साइड या कोस्ट साइड की जो बात है, हम वो बता सकते हैं। ये जो मार्जिनल कोस्ट है वो एमआर के गैप से जा रही है, मार्जिनल कोस्ट एमआर के गैप से जा रही है। तो यहाँ पर हम एमआरएमसी का जो रूल है हमारा कि मार्जिनल कोस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होनी चाहिए और मार्जिनल कोस्ट एमआर को नीचे से काटती हुई जानी चाहिए, उस बात की हेल्प भी ले रहे हैं और उसको इग्नोर भी कर रहे हैं। उसकी हेल्प कैसे ले रहे हैं, ये बताने के लिए कि ये जो क्वांटिटी डिसाइड हुई है ओएक्स, उससे कम या अधिक क्वांटिटी क्यों नहीं है, उससे कम या अधिक क्वांटिटी इसलिए नहीं है, मान लीजिए इनमें से कोई भी एमसी कर्व की हम बात करें, MC1 MC2 बीच में भी और हो सकते हैं, इस ए और बी रेंज के बीच में कितने भी यहाँ पर मार्जिनल कोस्ट कर्व्स हो सकते हैं, उन सभी के लिए बात लागू होती है कि इस क्वांटिटी से कम अगर क्वांटिटी की बात हो रही है तो वहां पर क्या हो रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा है मार्जिनल कोस्ट से, और इस क्वांटिटी से अगर अधिक की बात करें, इसके राइट की बात करें, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्जिनल कोस्ट ज्यादा है मार्जिनल रेवेन्यू से, मार्जिनल कोस्ट ज्यादा है मार्जिनल रेवेन्यू से। तो इसलिए हम इस क्वांटिटी को ही फिक्स रखेंगे, इससे कम या ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर एमआरएमसी की जो है इक्वेलिटी नहीं हो रही है। अब इक्वेलिटी तो यहाँ पर भी नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो इक्वेलिटी ना होने का कारण दूसरा है, यहाँ पर इक्वेलिटी ना होने का कारण एमआर का गैप है। ये नहीं है कि यहाँ पर जैसे हमने बताया कि मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा है, इसके लेफ्ट में मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा है, इस पॉइंट के राइट में मार्जिनल कोस्ट ज्यादा है मार्जिनल रेवेन्यू से। तो यहाँ पर जो कारण था इनइक्वालिटी का वो सेपरेट था, लेकिन इस ओएक्स क्वांटिटी पर जो है हमारा जो एमआरएमसी की इक्वालिटी होने का कारण दूसरा है कि यहाँ पर एमआर में गैप है, एमआर में गैप होने की वजह से एमआर और एमसी की इक्वालिटी नहीं हो पाती है, और जो हमारा रूल है एमआरएमसी वाला वो वायलेट हो जाता है। तो ये भी हमें पता चल गया कि इस क्वांटिटी से इधर या इधर लेफ्ट या राइट में डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि वहां एमआरएमसी इक्वल नहीं है। हमें निर्णय कहां पर ही लेना होगा, यहाँ पर जो गैप वाला पोर्शन है। तभी हमने अजम्पशन में कहा कि जो मार्जिनल कोस्ट गुजर रही है वो एमआर के गैप से गुजर रही है, तो आउटपुट भी यही डिसाइड होगी। जहां पर किंक है उसी के आधार पर प्राइस डिसाइड होगा और उसी के आधार पर क्वांटिटी डिसाइड होगी। उस बात को हमने लॉजिक की हेल्प से, ये डिमांड साइड का लॉजिक है, सप्लाई साइड का लॉजिक है, इसके आधार पर हम बता सकते हैं कि क्यों यही प्राइस डिसाइड होगा और क्यों यही क्वांटिटी डिसाइड होगी। तो इस बात को आपने एक्सप्लेन करना है। इन सभी जो हमने पहलू बताए कि डिमांड कर्व दो है, उनकी इलास्टिसिटी में परिवर्तन हो रहा है और प्राइस कम करने के निर्णय को बाकी सभी फर्म्स फॉलो कर रही हैं, प्राइस इंक्रीज करने के निर्णय को फॉलो नहीं कर रही हैं। तो ये कारण बनता है कि प्राइस ओपी ही रहेगा, इससे कम या अधिक नहीं होगा, और क्वांटिटी भी कम या अधिक इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि एमआर और एमसी में गैप हो जाता है, इक्वालिटी नहीं होती है। और इस यहाँ पर हमने अज्यूम किया कि
यहाँ पर जो एमसी है वो एमआर के गैप से गुजर रही है, तो यहाँ पर भी ये बात वायलेट हो रही है, लेकिन इसके लेफ्ट और राइट में निर्णय लेना सही नहीं है। वो इनइक्वालिटी क्रिएट कर देता है एमसी और एमआर में। यहाँ पर भी इनइक्वालिटी, आप ए और बी की रेंज की बात बताएंगे तो या ये इक्वालिटी कब हो सकती है, या तो जो मार्जिनल कॉस्ट है वो एबनॉर्मली हाई हो जाए तब एमआरएमसी बराबर हो सकते हैं, या जो मार्जिनल कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा कम हो जाए। ये एबनॉर्मल सिचुएशन है, ऐसा नहीं होता है। एमआरएमसी यहाँ पर इस आउटपुट पे कब इक्वल होंगे, या तो मार्जिनल कॉस्ट बहुत अधिक बढ़ जाए या मार्जिनल कॉस्ट बहुत अधिक कम हो जाए, जो एबनॉर्मल सिचुएशन है। तो वास्तविक जो कंडीशन क्या होगी कि एमआर के गैप से ही मार्जिनल कॉस्ट अगर गुजर रही है तो जो किंक है उतना प्राइस डिसाइड होगा और ये क्वांटिटी डिसाइड होगी। ये मॉडल में खास बात यही है कि इन्हीं बातों की हेल्प से अपना पूरा मॉडल जो है वो एक्सप्लेन करना है। आप यहाँ, मैं एक सेकंड के लिए पॉज कर रही हूँ, अगर आपको ये मटेरियल चाहिए या तो आप डायरेक्ट बुक से देख सकते हैं या आप यहाँ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। अब हम बात करें, ये तो हमने कंडीशन देख ली कि प्राइस क्यों चेंज नहीं होता है। अब एक कंडीशन ऐसी बता सकते हैं कि अगर सभी फर्म्स का प्राइस जो है वो कब इंक्रीज होगा, सभी फर्म्स प्राइस इंक्रीज को कब फॉलो करेंगी, जब सभी फर्म्स की लागतें समान रूप से बढ़ जाएंगी। अब अगर ये देखिए यहाँ पर एवरेज कॉस्ट भी बनाई हुई है, एवरेज कॉस्ट ये है, और अगर सभी पर समान रूप से टैक्स लगा दिया जाए, या कोई और कारण भी हो सकता है कि सभी की जो कॉस्ट है वो समान रूप से बढ़ जाएं, तो क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट भी इस प्रकार से बढ़ जाएगी। लेकिन डिमांड का पे क्या इम्पैक्ट होगा कॉस्ट बढ़ने का, कि ये जो किंक है ये पहले वाले किंक से लेफ्ट की तरफ हो जाएगा। देखो पहली जो कंडीशन है वो कॉन्टिन्यूअस जो हमारा कर्व है वो है, और दूसरी जो कंडीशन है वो ये डॉटेड लाइन है। ये पहले हम केवल डिमांड कर्व की बात कर रहे हैं, जो एआर कर्व है उसके कॉरेस्पॉन्डेंस में ये डार्क वाला इसका एमआर कर्व है। ये देखिए ऐसे, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके कॉरेस्पॉन्डेंस में जो एमआर कर्व है वो यहाँ तक बनेगा, इस डॉट जो हमारा किंक है उसके यहाँ तक, उसी के जस्ट नीचे तक फिर हमारा गैप हो जाएगा, और फिर हमारा जो सेकंड सेगमेंट है डिमांड कर्व का उसके लिए एमआर कर्व है यहाँ पर। तो ये हमारा पहला केस है, जब हमारी कॉस्ट ये है तब भी जो एवरेज कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट है, वो इस गैप में से जा रही है, तो प्राइस इस किंक के आधार पर ही निर्धारित होगा, क्वांटिटी भी यहीं पे निर्धारित होगी। इस किंक के अकॉर्डिंग ही इसको एक्स एक्सिस की तरफ हम जब इस आउटपुट को देखेंगे तो ये आउटपुट आपकी डिसाइड हो जाएगी। अब हम बता रहे हैं कि सभी की अगर कॉस्ट बढ़ गई, सभी की कॉस्ट बढ़ जाएंगी, तो डिमांड कर्व में जो चेंज होगा वो इस प्रकार से होगा कि जो किंक है वो पहले से लेफ्ट की तरफ होगा और हायर पॉइंट पे होगा। हम क्योंकि यही बता रहे हैं कि लागतें अगर सभी की अधिक हो जाएंगी तो प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, सभी फर्म्स बढ़ाएंगी उसको। लागतें अगर अधिक हो जाएंगी तो सभी फर्म्स प्राइस बढ़ाएंगी, तो ये जो प्राइस है वो बढ़ेगा। डिमांड का वैसे इस प्रकार से शिफ्ट होगा कि प्राइस बढ़ गया, और ये जो किंक है ये थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ होगा। इसका क्या असर होगा कि क्वांटिटी जो है वो पहले से कम हो जाएगी। ये कंडीशन क्या है, जब सभी की लागतें बढ़ती हैं तो प्राइस बढ़ते हैं, और प्राइस बढ़ते हैं लेकिन क्वांटिटी क्या होती है, कम हो जाती है। इस बात को सभी फॉलो करते हैं क्योंकि सभी की लागतें समान रूप से बढ़ी हैं। यहाँ पर भी आप जो एवरेज कॉस्ट भी बना सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं, मार्जिनल कॉस्ट बना के बता सकते हैं कि सभी की लागतें बढ़ रही हैं। तो डिमांड कर्व में किस प्रकार का परिवर्तन आएगा, इस प्रकार का परिवर्तन आएगा कि जो किंक है ये स्लाइटली लेफ्ट में हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा, ऊपर और स्लाइटली लेफ्ट। तो उसका क्या इंपैक्ट होगा, प्राइस इंक्रीज होगा, क्वांटिटी कम होगी। एक केस आप क्या बता सकते हैं क्वेश्चन को और भी बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए, कि एक कंडीशन ऐसी हो सकती है
जब डिमांड कर्व में जो शिफ्ट है वो इस प्रकार से हो कि किंक जो है वो एक दूसरे के पैरेलल ही हो। तो किंक पैरेलल होने का मतलब क्या हुआ कि प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पर भी ऐसे ही है, जो कॉन्टिन्यूअस लाइन है वो पहला डिमांड कर्व है और ये जो डॉटेड लाइन है वो जो बाद वाला इंक्रीज्ड हमारा डिमांड कर्व है, और पहले वाले के कॉरेस्पॉन्डेंस में ये कॉन्टिन्यूअस। इस प्रकार से हम जो लाइन के थ्रू एमआर कर्व बनाएंगे, ये इसका पहला सेगमेंट और ये दूसरा सेगमेंट, और इस डॉटेड लाइन के कॉरेस्पॉन्डेंस में हम ये वाला एमआर बनाएंगे, ये डॉटेड वाला। तो यहाँ पर भी जो कॉस्ट्स हैं वो हमारी गैप में से गुजर रही हैं, तो प्राइस कैसे डिसाइड होगा, किंक के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। लेकिन यहाँ पर अगर डिमांड कर्व में इस प्रकार का शिफ्ट हुआ है कि किंक जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है, तो प्राइस सेम बना रहेगा, लेकिन क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। किसकी वजह से, क्योंकि डिमांड कर्व में शिफ्ट हुआ है। और इस प्रकार से हुआ है कि प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, केवल क्वांटिटी में चेंज हो रहा है। ये दो केसेस की हमने बात बताई। एक वो जब सभी की लागतें बढ़ जाती हैं तो प्राइस बढ़ाना पड़ता है फर्म्स को, और दूसरा वो कि अगर डिमांड में राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो किंक अगर एक दूसरे के पैरेलल है तो प्राइस में चेंज नहीं होता, केवल क्वांटिटी में चेंज होता है। तो यहाँ तक हमारा मॉडल है, जो उसकी एक्सप्लेनेशन आप कर सकते हैं। फिर इसके क्रिटिसिज्म की बात आती है, तो क्रिटिसिज्म में जो हमारा पहला पॉइंट है वो क्या है कि ये जो मॉडल है ये प्राइस डिटर्मिनेशन को नहीं बताता कि प्राइस कैसे डिटरमाइन हुआ। ये बताता किंक के अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड हुआ, लेकिन किंक कौन सा, हमारा किंक ये वाला भी हो सकता है, E1 E2 भी हो सकता है, तब कैसे निर्णय लें। तो ये प्राइस डिटर्मिनेशन का जो है वो तरीका नहीं बताता है ये मॉडल, ये इसकी क्रिटिसिज्म है। सिर्फ ये यही बता रहा है कि एक बार प्राइस डिसाइड होने के बाद प्राइस कैसे डिसाइड होगा, किंक के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन किंक हमारा वो भी, जैसे हमने डायग्राम में देखा कि दो प्रकार के डिमांड का हो सकते हैं, तो कौन से को फॉलो करना है वो नहीं बता रहा है। पहली क्रिटिसिज्म होगी प्राइस डिटर्मिनेशन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ये मॉडल। दूसरा क्या है, रॉन्ग अजम्पशन। रॉन्ग अजम्पशन क्या है कि यहाँ पर बताया गया है कि अगर एक फर्म प्राइस इंक्रीज करती है तो बाकी उसको फॉलो नहीं करती हैं, लेकिन ये हम बता सकते हैं कि ऐसा हुआ है, प्राइस इंक्रीज करने के निर्णय को भी फॉलो किया गया है, क्योंकि लागतें अगर इस प्रकार से बढ़ती हैं तो प्राइस इंक्रीज होता है। फर्म्स प्राइस में जो चेंजेस हैं वो फ्रीक्वेंटली होते हैं, ना कि प्राइस रिजिड रहता है। ये एक 1970 से 80 के दशक की बात बताई गई है कि तब जो देखा गया कि प्राइस में बड़ी जल्दी चेंजेस हुए और बहुत अधिक चेंजेस हुए, सब्सटेंशियली चेंज हुआ प्राइस, और वो सभी फर्म्स ने उसको फॉलो किया। तो एक्चुअल में जो है वो अजम्पशन के विपरीत स्थिति है। थर्ड क्या हो सकती है, इग्नोर्स नॉन प्राइस कंपटीशन। यहाँ पर प्राइस की रिजिडिटी की तो बात बता दी कि प्राइस में है वो चेंज नहीं होगा, लेकिन जो अदर सर्विसेज हैं, नॉन प्राइस कंपटीशन है, वो तो हो सकता है। तो नॉन प्राइस कंपटीशन में क्या होगा, अगर फर्म प्राइस में चेंज ना करके और बाकी कंसेशन या सर्विसेज में चेंज कर देती हैं तो उसका इम्पैक्ट रियल प्राइस पर पड़ेगा, जिसकी बात नहीं बताई हुई है। अगर फर्म्स कुछ कंसेशंस देती हैं तो उसका इम्पैक्ट रियल प्राइस पर होता है। रियल प्राइस जो कंसेशन ज्यादा देने वाली फर्म है उसका कम हो जाएगा, तो उसकी बात यहाँ पर नहीं बताई हुई है। केवल जो मनी टर्म्स में नॉमिनल जो प्राइस है उसकी ही बात बताई हुई है, रियल प्राइस की बात नहीं बताई हुई, या इसको कहें नॉन प्राइस कंपटीशन का जिक्र यहाँ पर नहीं है। इग्नोर्स कॉम्पिटिटिव रिएक्शन। यहाँ पर जो पहले के मॉडल्स में, ओलिगोपोली के बाकी मॉडल्स में हमने रिएक्शन पैटर्न जो एक्सप्लेन किया वो यहाँ पर नहीं बताया गया है कि कैसे दूसरों का रिएक्शन किस प्रकार से होगा, उसको फिगर की हेल्प से नहीं बताया गया है। तो ये यहाँ इस मॉडल की शॉर्टकमिंग्स हैं। इस वीडियो के लिए थैंक यू सो मच। इसको आप इसी पैटर्न से बताएं, मॉडल का इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि किसका कंट्रीब्यूशन रहा, फिर अजम्पशन के बेस पर आप डायग्राम एक्सप्लेन कर सकते हैं, देन यू कैन क्रिटिसाइज दिस मॉडल। थैंक यू सो मच।